मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 10th आपका ये चैप्टर चल रहा था मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। उसके अगला पार्ट से आपका यहाँ से है। तो कल आपने पढ़ा कि किस प्रकार जो है उन्होंने हार्मोन की खोज की और किस प्रकार इनडायरेक्टली वो जो है हाउ टू द सेल्स वर्क, कोशिका किस प्रकार कार्य करती है, इस सिद्धांत को खोजा। अब इसके बाद इस प्रोजेक्ट वन ई ब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द कंट्री फेयर एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। अब इस प्रोजेक्ट ने आइंस्टीन को पहला स्थान दिलाया और अब वो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और इंजीनियरिंग प्रदर्शनी में उनकी एंट्री हुई। देयर ही वन थर्ड प्लेस फॉर जोलॉजी, वहाँ भी उन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया जोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो देखो लगातार अब वो रिवॉर्ड उनको मिल रहा था। ये सब उनकी डिटर्मिनेशन थी, ये उनकी कष्टी मैंने उनकी जिज्ञासा थी और उनका कॉम्पिटिटिव नेचर था, जिससे कि वो जो है इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियर के फील्ड तक पहुंच चुके थे। ही आल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटामोलॉजी विज्ञान होता है बेटा, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, जिसमें कीट पतंगों के जीवन पर अध्ययन करते हैं, उसको एंटामोलॉजी कहते हैं। ये भी साइंस की एक शाखा होती है। तो अब इनको जो है गर्मियों में जो है इनको एक मौका मिला काम करने का एंटामोलॉजी लैबोरेटरी प्रयोगशाला में ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। ये देखो ये एक इंस्टीट्यूट है, शोध अनुसंधान केंद्र है, ये वॉरियर बोलते हैं इसको। इसका अर्थ है वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। इस रिसर्च इंस्टीट्यूट में इनको कार्य करने का एक चांस मिला एंटामोलॉजी डिपार्टमेंट में और फ्री में, मैंने इनको एक ये मौका मिला। और ये सब काहे के लिए, क्योंकि इनकी जो है जो तार्किक बुद्धि के कारण, मैंने इतने ब्रिलियंसी के कारण, जिस प्रकार रिवॉर्ड जीतते थे और जिस प्रकार अपने प्रोजेक्ट को वो करते थे एज अ हाई स्कूल जूनियर। अब जब वे हाई स्कूल जूनियर में थे, रिचर्ड ई ब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट। ये अपना एक्सपेरिमेंट लगातार जारी रखा इन्होंने ऑन द मोनराज प्यूपा। उस मोनराज प्यूपा पे, प्यूपा जो थर्ड स्टेज होती है, उस पर अब इनका रिसर्च चल ही रहा था लगातार। तो आपने यहाँ देखा कि जो है जब पहली बार वो काउंटी फेयर में उनको प्राइज़ नहीं मिला था तो वो बहुत सैड हुए थे और तब से उन्होंने अपने मन में ठाना था कि भाई अगले उस साइंस फेयर में मैं ज़रूर कोई रिवॉर्ड लूँगा। और इसके ऊपर उन्हें काम करना शुरू किया। उनके डिटर्मिनेशन ने उनको फिर क्या है काउंटी फेयर में ही नहीं बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल फेयर में भी जो है अवार्ड दिलाया। और किस प्रकार से उन्होंने जो है कोशिकाओं का सिद्धांत प्रतिपादित किया, हार्मोन को खोजा, ये सब उनके वैज्ञानिक उत्सुकता ही थी। इन सीनियर ईयर, अब वो जब सीनियर क्लास में थे, ही वेंट अ स्टेप फर्दर, वो एक कदम और आगे बढ़े। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनराज विंग्स, उन्होंने जो है मोनराज के पंखों से कोशिकाएं ली इन अ कल्चर एंड शोड दैट द सेल्स को डिवाइड एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई। और ये दिखाया कि जो सेल्स होते हैं वो विभाजित होते हैं और विकसित होते हैं एक नॉर्मल बटरफ्लाई के विंग स्केल में। जो उनके जो पंख होते हैं, उन पंखों में जो धारियाँ होती हैं, कभी आपने तितलियों के उसमें देखो, ये जो आपको धारियाँ दिख रही हैं, इनमें ये डेवलप होते हैं ओनली इफ़ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। और तभी जो है ये चिड़िया जो है इन रेखाओं में जो हार्मोन्स होते हैं, जो गोल्ड स्पॉट्स जो उनके पड़ते हैं, इससे क्या है वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि तब जाके वो पूर्ण विकसित होते हैं। तो ये जो आपकी लाइनें दिख रही हैं उनकी, वही उनके अंदर क्या उनके हार्मोन्स होते हैं, जो उनके गोल्ड स्पॉट होते हैं। दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर जोलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर। इस प्रोजेक्ट को उनको अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी में पहला स्थान मिला। ही स्पेंट द समर आफ्टर ग्रेजुएशन। अब देखो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी उन्होंने, फिर समर उन्होंने स्पेंड किया, मैंने गुजारा डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी। उसी आर्मी लेबोरेटरी में उन्होंने फिर और आगे जाके समय बिताया और शोध किया। एंड एट द लेबोरेटरी, और उस लेबोरेटरी में यानी प्रयोगशाला में ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और फिर उनको एक और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की एक लेबोरेटरी थी, वहाँ पर भी इनको प्रयोग करने का एक मौका और मिला। तो देखो
पहले आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में उन्होंने एक्सपेरिमेंट का मौका मिला था, और फिर अब उनको जो है लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में भी जो है अपने प्रयोग करने का अवसर प्रदान हुआ। तो ये उस पर भी अपना इनका रिसर्च चलता रहा। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, फिर ये विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर इन्हें एडमिशन लिया। ईब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये यूएस की जो लेबोरेटरी थी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, वहाँ गए एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट, और वो तितलियों के जो गोल्ड स्पॉट होते हैं जिनमें वो हार्मोन होते हैं उस पर उन्होंने अपना रिसर्च कार्य और शुरू किया। तो इस प्रकार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जब ये गए तो वहाँ पर भी जो है यूएस लेबोरेटरी डिपार्टमेंट में ये अभी उस हार्मोन पर ही अपना एक्सपेरिमेंट उन्होंने जारी रखा, और उस गोल्ड स्पॉट से उन्होंने क्या सिद्ध किया था कि इसके जो हार्मोन्स हैं वो बटरफ्लाइज के विकसित होने के लिए बहुत अनिवार्य है। और ये हार्मोन कितने इम्पोर्टेंट्स हैं, क्योंकि हार्मोन ही वो होते हैं जो सेल्स को जो है विकसित करते हैं। तो यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबोरेटरी ऑफ एग्रीकल्चर जो थी, वहाँ के जो सोफिस्टिकेटेड माने बहुत रेयर दुर्लभ जो है इंस्ट्रूमेंट में यंत्र, बहुत ज़्यादा आधुनिक यंत्र, उसको प्रयोग करने का मौका मिला। ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन केमिकल स्ट्रक्चर्स, और ये सक्षम हुए आइडेंटिफाई मैंने ये पहचान करने की द हार्मोन केमिकल स्ट्रक्चर, हार्मोन का रासायनिक ढांचा, उसको उन्होंने पहचाना जाना उन यंत्रों के माध्यम से। तो वहाँ पे इनको एकदम से एडवांस साइंस के यंत्र वहाँ पे थे, तो जिसके जरिए इन्होंने हार्मोन केमिकल स्ट्रक्चर को भी पहचाना। तो इस प्रकार इनकी वैज्ञानिक उत्सुकता और डिटर्मिनेशन ने इनको जो है आसानी से इनकी राह आसान बनाते चली गई, और ये एक से एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो है इनको काम करने का मौका मिलता रहा। ईयर एंड हाफ ईयर लेटर, अब आधे घंटे ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, वहाँ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जब फर्स्ट या सेकेंड ईयर में रहे होंगे, ईब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। ईब्राइट को एक नया विचार आया अपने नए सिद्धांत पे, कोशिकाओं के जीवन पे नए सिद्धांत पे। इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज, ये विचार का उनके मन में आया जब वो एक्सरे फोटो देख रहे थे ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्मोन, उस केमिकल जो रासायनिक जो ढांचा वहाँ पे था उसमें जब वो जो है एक्सरे फोटो देख रहे थे, तो उस समय उनके दिमाग में ये विचार आया किसके बारे में, कोशिकाओं के जीवन के बारे में। तो अब ये जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में है, और अभी भी ये जो है हार्मोन्स पे ही अपनी स्टडी आगे बढ़ा रहे हैं। वहाँ पर उनके सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट से इनको जो है केमिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में जानकारी मिली। अब एक दिन उन्होंने देखा होगा उसमें एक्सरेज फोटोज, तो उनको जो है ये विचार आया। वैन ही सॉ दोज फोटो, जब उन्होंने वो एक्सरेज में फ़ोटो देखी, ईब्राइट डिडंट शाउट, ईब्राइट जो चिल्लाए यूरोको। यूरोको एक शब्द है बेटा, ये आइंस्टीन का दिया हुआ शब्द है। आइंस्टीन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, और उनका एक मानना था कि जब भी वो कोई भी आर्कमिडीज ये लिखा हुआ है, ए क्राई ऑफ ट्रिम्प एट द डिस्कवरी ओरिजिनली एट्रीब्यूट टू आर्कमिडीज। आर्कमिडीज का सिद्धांत आपने विज्ञान में पढ़ा होगा। आर्कमिडीज एक ऐसे वैज्ञानिक थे, जब भी वो कोई प्रयोग सिद्ध करते थे तो वो खुशी के मारे यूरोको कहते थे कि हाँ मैंने ये पा लिया। तो ऐसे उन्होंने यूरोको कहा, और इवन आई हैव गॉट इट, इसका अर्थ था मुझे मेरा हल मिल गया, जिस पर ये लगातार रिसर्च कर रहे थे। किस पे, कोशिकाओं के जीवन पे, कि कोशिकाओं का जीवन क्या होता है। तो इस पर ये अध्ययन कर रहे थे, इनडायरेक्टली इसकी ओर बढ़ रहे थे। और जब उन्होंने एक्सरे फोटोज देखी तो उनके मुंह से निकल पड़ा यूरोको, यानी कि मैंने उसको प्राप्त कर लिया है। तो ये आर्कमिडीज भी एक ऐसा वैज्ञानिक थे जो हम हमेशा जो भी उपलब्धि वो अचीव करते थे उस समय यूरोका बोलते थे। बट ही बिलीव्ड दैट अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग अबाउट इंसेक्ट्स हार्मोन, वो देखो अपनी जो शुरुआत उसने की थी कीट पतंगों के हार्मोन से। द फोटोज गिव हिम द आंसर टू वन ऑफ बायोलॉजी पजल, वो जो एक्सरे फोटो थी उन्होंने इनको उत्तर दिया है जो बायोलॉजी जीव विज्ञान की सबसे बड़ी पजल्ड, माने पजल जानते हो पहेली,
हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। ये जो सेल्स होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, वो कैसे जो है ब्लूप्रिंट को पढ़ती है, डीएनए को पढ़ती है। देखो यहाँ पे पिक्चर्स है, ये सेल्स हैं, सेल्स के अंदर फिर न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर फिर क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स से फिर क्या डीएनए बनता है। तो डीएनए के बारे में आपने सुना होगा, डीएनए से क्या करते हैं, ये पता चलता है कि जो ये सेल्स है वो किस जीव का है, यानी किसका अंश है। अभी कहते हैं ना, अभी एक नई साइंस हमारे पास क्या है कि अगर ये पता करना है कि ये किस औलाद है या अंश है, तो डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल दैट कंट्रोल हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होती है, वांशिकी, माने ये पता करता है, वांशिकी क्या होती है कि भाई कौन किसका पुत्र है, तो वो हेरिडिटी होती है। तो इसको पहचानने के लिए क्या होता है, डीएनए टेस्ट करते हैं। डिटरमिन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस ऑफ द सेल, ये सेल के कार्यों को डिटरमिन करता है। 10 डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। तो डीएनए को हमारे जीवन का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं बेटा। कहते हैं ना, जब किसी का ऐसा पहचान करना पड़ता है कि वास्तव में ये इसका बेटा है या इसकी बेटी है, या तो क्या करना पड़ता है, उसका डीएनए टेस्ट लेना पड़ता है, और डीएनए से ये क्लियर हो जाता है कि ये सेल्स किसका है। अब वो सेल्स के जिसका सेल्स होगा तो वो उसी की हेरिडिटी होगी। तो ये डीएनए तक पहुंच गए कौन, ये ईब्राइट। तो ये सेल्स किस प्रकार कार्य करते हैं, ये देखो इसमें स्ट्रक्चर बना रखा है कि सेल्स के अंदर, सेल्स से न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से क्रोमोसोम, फिर क्रोमोसोम से डीएनए। तो इस प्रकार से इनका जो शोध है वो कहाँ तक पहुँच गया, सेल्स लाइफ की ओर पहुँच गया। ईब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट, ईब्राइट और उसके कॉलेज के साथियों ने, जेम्स आर वोंग, ये इनका कोई साथी रहा होगा, वर्कड ऑल दैट नाइट ड्राइंग पिक्चर्स एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल ऑफ मॉलिक्यूल्स। पूरी रात भर वो पिक्चर्स बनाते रहे, और उन्होंने एक प्लास्टिक मॉडल भी बनाया। एक मॉलिक्यूल्स आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, मॉलिक्यूल्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो मॉलिक्यूल का एक उन्होंने पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया टू शो हाउ इट कुड हैपन। और ये साबित करने के लिए कि ये जो आपने जो स्ट्रक्चर सामने देख रहे हो, ये बनाया। टुगेदर दे लेटर रोड द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ, फिर उन्हें कागज़ में इस सिद्धांत को लिखा, थ्योरी ऑफ द सेल्स लाइफ। तो यही थ्योरी ऑफ सेल्फ लाइफ उन्होंने लिखा था, वही जो है आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था, वो एक मैगजीन में छपा था, जो मैगजीन क्या है, सिर्फ साइंस वैज्ञानिकों के लिए लिखते थे। ईब्राइट एंड इस कॉलेज रूममेट ने इस प्रकार से मॉडल तैयार किया और अपना सिद्धांत लिखा। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, जो जानते थे रिचर्ड को, उनको कोई हैरानी नहीं हुई इस बात पे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये बहुत ब्रिलियंट है और बहुत डिटर्मिनेशंस हैं। रिचर्ड ईब्राइट ग्रेजुएट फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स, और जिस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा था, वहाँ से जहाँ पढ़े थे, वहाँ भी उनको सबसे उच्च सम्मान मिला। सेकंड इन हिज क्लास ऑफ 1510 मैंने उस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी उस क्लास में, इनकी क्लास में 1510 स्टूडेंट थे, और जिनमें से कि इनका दूसरा स्थान आया। तो ये अपने आप में इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, यानी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से, और वो भी इतने बच्चों के बीच सेकंड स्थान प्राप्त करना, तो ये भी इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि रही। तो देखो कहाँ बचपन में जब सेकंड ग्रेड में थे, तो उन्होंने तितलियों का कलेक्शन शुरू किया था, और वहाँ से चलते 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 और अपनी ग्रेजुएशन तक इतनी अचीवमेंट इन्होंने हासिल कर ली थी। इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, यदि अगर इस सिद्धांत सही साबित होता, इट विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ लाइफ, तो ये बहुत बड़ा कदम होता जीवन की प्रक्रिया को समझने का। इट माइट आल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज, और ये इससे एक नए विचार उत्पन्न होते ये समझने के लिए, जिससे हम प्रिवेंटिंग, उन्हें बचा सकते थे, सम टाइप ऑफ कैंसर्स, कैंसर के इलाज को, एंड अदर डिजीज, जो ऐसे अन्य रोग जो असाध्य हैं, ऐसे रोगों को बचाने में भी मदद मिल पाती। यानी कि देखो आज हमारे देश में कैंसर का कोई इलाज नहीं, तो कैंसर जैसे इलाज को वर्ल्ड में बोलते हैं सबसे खतरनाक इलाज, जिसका कोई इलाज अभी तक संभव नहीं हुआ है। अगर यही प्रक्रिया आगे चलती रहती, ईब्राइट के बाद भी ये सिद्धांत आगे चलता रहता, तो शायद आज हमारे पास कैंसर जैसे असाध्य रोगों का भी इलाज हो जाता। इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, तो होता है ना कि भी अगर ये थ्योरी अगर बिल्कुल सही साबित होती आगे बढ़कर, तो कैंसर जैसे असाध्य इलाज भी ठीक हो पाते। ऑल ऑफ दिस पॉसिबल, ये सब कुछ संभव था बिकॉज ऑफ ईब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। ये सब संभव क्यों हुआ, कि ईब्राइट के वैज्ञानिक जिज्ञासा के कारण।
हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पस ऑफ द स्पोर्ट ऑन मोहनराज क्यूपा। उनका हाई स्कूल में जो उनका रिसर्च जो शोध था, क्या था उनका कि जो स्पॉट्स हैं, जो धब्बे हैं, गोल्डन स्पॉट मोहनराज क्यूपा पे, उसका उद्देश्य क्या है, इस पर उन्होंने स्टडी शुरू की थी। इवेंटली लेड हिम टू द थ्योरी अबाउट द सेल लाइफ, और धीरे धीरे यही उनकी शोध जो उनको कहाँ ले गई, कोशिकाओं के जीवन के अध्ययन की ओर ले गई। तो ये सब उनकी वैज्ञानिक उत्पन्नता थी, जिज्ञासा थी, कहाँ उन्होंने अपना जो है शोध जो है शुरू किया, कहाँ से एक मोहनराज क्यूपा के गोल्डन स्पॉट्स के उद्देश्य की से उन्होंने अपनी शोध शुरू किया था, और कहाँ जाकर वो पहुँचे, सेल्स ऑफ लाइफ, भी कोशिकाओं के जीवन की ओर। रिचर्ड ई ब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाई। रिचर्ड ई ब्राइट ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया था साइंस में, क्योंकि इन्होंने यद्यपि उन्होंने जो है अपनी कलेक्शन बटरफ्लाई से शुरू की थी, बट नॉट सो डीपली दैट ही हैजंट टाइम फॉर अदर इंस्ट्रूमेंट, और इतना डीपली नहीं कि उनको अन्य इंस्ट्रूमेंट में भी कोई रुचि ना रही हो। मतलब उन्होंने कलेक्शन पहले से ही उन्होंने शुरू की थी, और इस प्रकार से जो है इनकी कलेक्शंस का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ते 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 इनको एक साइंस के एक नवीन फील्ड की ओर ले गया। कहाँ से इन्होंने बटरफ्लाई से शुरू किया था अपने कलेक्शंस, और कहाँ जाकर जो है इतनी अचीवमेंट इन्होंने लाइफ में प्राप्त की, इतने नए सिद्धांतों की खोज करी, और डीएनए तक पहुँच गए, सेल्स लाइफ तक पहुँच गए। तो ये सब उनकी वैज्ञानिक उपलब्धता रही। अब देखेंगे आपकी जो है इसके आगे, ई ब्राइट आल्सो बिकम अ चैम्पियन डिबेटर। देखो साइंटिस्ट तो थे ही, लेकिन एक चैम्पियन डिबेटर मैंने होता है जो भाषण देता है, बहुत तगड़ा वाद विवाद करता है, ऐसे चैम्पियन डिबेटर भी थे। एंड पब्लिक स्पीकर, जो जनता के सामने बोलने वाला एक अच्छा वक्ता जिसे कहते हैं। एंड अ गुड कैनोइस्ट, देखो आप यहाँ पे जो नाव पे जो है गोताखोर जिसे कहते हैं। ए पर्सन हु पैडल्ड अ कैनू, लाइट बोट, एक हल्की सी बोट को जो खिंचता है आगे। एंड ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन, और बाहर हर चीज़ में निपुण व्यक्ति जिसे कह सकते हो आउटडोर पर्सन। तो मात्र एक साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि इसकी अन्य शौक ये बताए गए कि एक कैनोइस्ट था, एक गुड डिबेटर था, एक गुड कैनोइस्ट था, एक पब्लिक स्पीकर था, एक आउटडोर पर्सन था। तो हम ये नहीं कह सकते कि मतलब जो है इसको अन्य चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, यानी कि अपनी साइंटिफिक रिसर्च के साथ साथ उसके ये भी शौक पूरे थे, और पूर्ण इनमें भी परफेक्ट था, मैंने हर कार्य में परफेक्ट जिसे कह सकते हो। तो ये सब क्या है, उसकी क्या है, एक करेक्टर्स हैं, गुण हैं। ही आल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, देखो एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी थे, पर्टिकुलर ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट। और मुख्यतः वो कैसी फोटोग्राफी पसंद करते हैं, नेचर का, प्रकृति की फोटोग्राफी एंड साइंटिफिक एग्जिबिट, और साइंस के जो जितने भी प्रदर्शनी होती थी, मेले होते थे, जितने भी, उनकी फ़ोटोग्राफी बहुत अधिक करते थे, एक बहुत एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी थे। तो देखो कहते हैं ना सर्वगुण संपन्न कौन होता है बेटा, जिसके अंदर कृष्टि होती है, जानने की उत्सुकता होती है, कुछ करने की एक ललक होती है। तो वो सब कुछ ई ब्राइट के अंदर था, एक सही दिमाग और जानने की इच्छा और डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, ये सब चीज़ को एक परफेक्शंस बनाते थे। तो जिसे कहते हैं मिस्टर परफेक्शन बोलते हैं ना, तो इसको मिस्टर परफेक्शन भी बोलते थे। तो इन हाई स्कूल रिचर्ड ई ब्राइट वाज अ स्ट्रेट स्टूडेंट, ये हाई स्कूल से रिचर्ड ब्राइट एक स्ट्रेट सीधे विद्यार्थी थे। बिकॉज लर्निंग वाज इजी, क्योंकि इनके सीखना बड़ा आसान था। ही टर्न्ड अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टूवर्ड द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइट नेशनल क्लब। ये अधिकांश जो अपनी जो समय और एनर्जी व्यतीत करते थे किस पे, डिबेटिंग पे। डिबेटिंग क्या होता है, भाषण बोलना, और जिसे कहते हैं वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेना, इसमें ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। मॉडल यूनाइटेड नेशनल क्लब में ये कई बार स्पीचेस देते थे। तो अब कई बार आपके स्कूल में बोलते हैं ना कि भाई कोई बच्चा बहुत अच्छा बोलता है, या कोई व्यक्ति बहुत अच्छा बोलता है आगे जाके, और आप लोगों को अगर भेजा जाए तो आप लोग कांपने लग जाते हो। यानी कि किसी चीज़ पर बोलना भी क्या करता है, हमें बहुत नॉलेजेबल बनाता है, क्योंकि हमें अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए क्या चाहिए बेटा, शब्दावली चाहिए। और शब्दावली कब आएगी, जब हम किसी विषय का अध्ययन करेंगे, तो तभी हम उसको क्या है प्रेजेंट कर पाएंगे।
तो किसी चीज़ को सीखने के लिए क्या है, उसकी प्रेजेंटेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। ही आल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, रिचर्ड ए वेयर, ये एक और के प्रशंसक भी थे। रिचर्ड ए वेयर इस सोशल स्टडी टीचर, ये उनके सामाजिक विषय के टीचर थे, एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स, और एडवाइजर भी थे। मिस्टर वेयर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज, ईराइट सेड। ईराइट खुद कहते हैं कि मिस्टर वेयर सबसे परफेक्ट व्यक्ति थे उनके लिए, जिन्होंने उनके दिमाग में नए विचारों को जागृत किया। ईराइट का ये मानना था। तो ये देखो, इनका सोशल स्टडी के टीचर थे, देखो साइंस के नहीं, सोशल स्टडी के टीचर थे, जो इनको नए विचारों से जिन्होंने इनको भरा। यानी कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपका साइंस का ही टीचर तो आपको बढ़ा रहा है आगे, तो भी एक जिसे कहते हैं ना, एक दिशा निर्देशन करना, एक उचित दिशा निर्देशन करना। तो इसमें ये मिस्टर रिचर्ड ए वेयर को जो है अपना प्रेरक मानते थे, उनका बहुत बड़े एडमायर, उनके बहुत बड़े प्रशंसक थे। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वेयर सेड। मिस्टर वेयर भी इनके बारे में कहते हैं कि मिस्टर रिचर्ड हमेशा अपना एक्स्ट्रा एफर्ट मैंने प्रयास देता था किसी भी कार्य पे। व्हाट प्लीज मी वॉज, जो मुझे बहुत पसंद था, हियर वॉज दिस पर्सन हु पुट इन देयर 3 or 4 hours एट नाइट डूइंग डिबेट रिसर्च। मुझे इसकी सबसे अच्छी बात ये लगती थी, वो बता रहा उनका टीचर, कि ये जैसे कोई डिबेट होने वाला हो तो उसके लिए पहले से ही 3-4 घंटे जो रात को प्रैक्टिस करता था उस भाषण की। डिसाइड डूइंग ऑल हिज रिसर्च विद बटरफ्लाइज एंड हिज अदर इंसेक्ट्स, और ये डिबेट भी की प्रैक्टिस भी करता था 3-4 घंटे। इसके अलावा जो मेन उसका कार्य था, साइंटिफिक कार्य, क्या, उन इंसेक्ट और बटरफ्लाइज पे रिसर्च करना, तो वो भी काम करता था, और साथ साथ में 3-4 घंटे जो है रात को व्यतीत करता था कार्य के लिए, डिबेट की तैयारी करने के लिए, यानी कि भाषण या वाद विवाद प्रतियोगिता में जब उसको भाग लेना होता था तो उसकी तैयारी भी 3-4 घंटे रात को करता रहता था। तो रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, रिचर्ड बहुत कॉम्पिटिटिव, मैंने जो कहता है प्रतिभागी या प्रतियोगिता वाली स्पर्धा रखने वाला। मिस्टर वेयर कंटिन्यूस लगातार ये बोल रहे हैं, बट नाउ इन अ बैड सेंस, लेकिन वो प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा रखता था, लेकिन किसी बुरे अर्थ से नहीं। ही एक्सप्लेन्ड, उसने बताया कि रिचर्ड वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट प्राइज। उसने एक बात और बताया कि रिचर्ड रुचि रखता था काय में, जीतने में, लेकिन जीतने ये नहीं कि प्राइज जीतने में, माने फॉर विनिंग सेक, जीतने के भले के लिए, ना कि इसलिए नहीं कि दूसरे को हराना है या प्राइज जीतना है, इसके लिए वो जीतता नहीं था, वो जीतने के लिए जीतता था, किसी बुरे पर्पस के लिए जीतता कि भाई मुझे प्राइज ही जीतना है या मुझे दूसरे को हराना है, ऐसा उसका नेचर नहीं था। वो प्रतिस्पर्धा वाला था, लेकिन किसी बुरे अर्थ में वो प्रतिस्पर्धा वाला नहीं था। यानी उसका मेन मोटिव था जीतना, और उसका उद्देश्य ये था कि किसी को हराना है या सिर्फ मात्र प्राइज जीतना है। उसका अर्थ था कि अपना बेस्ट देना, अपने बेस्ट से संतुष्ट होना। रादर ही वॉज विनिंग बिकम ही वॉन्टेड टू द बेस्ट जॉब ही कुड, वो तो जीतना इसलिए था कि वो अपना जॉब बेस्ट करना चाहता था। फॉर द राइट रीजन ही वॉन्ट टू द बेस्ट, और सही कारण के लिए वो बेस्ट बनना चाहता था। और इसका किसी को माने किसी को हराने का उसका उद्देश्य नहीं था, बल्कि अपना बेस्ट देने का उसका उद्देश्य रहता था। इसीलिए वो प्रतिस्पर्धा भी करता था कि वो जो भी काम वो करे वो अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट उस काम में दे। उसका मेन मोटिव यही था, और इसके लिए वो जीतता भी था। तो देखो, इसमें आपने कहीं एक एज अ साइंटिस्ट भी उसकी क्वालिटी देख ली, उसकी अनदर क्वालिटीज भी देख ली, फोटोग्राफर, डिबेटर, कैनोइस्ट, ठीक है ना। तो ये रिचर्ड ई ब्राइट का एक नेचर था, जो इसको एक महान वैज्ञानिकों की श्रेणी में खड़ा करता है। और महान वैज्ञानिक ने कहा कि भाई हाउ टू सेल्स पे जो वर्क इसने किया वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट होता है औषधि इन द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। तो ये जो उसके नेचर, जो उसके गुण थे, वही उसकी औषधि थी उसको वैज्ञानिक बनाने में। स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट माइंड, सबसे पहले तो उसका फर्स्ट रेट अव्वल दर्जे का दिमाग। एड क्रिस्टी मैंने उत्सुकता, उसकी जिज्ञासा। एंड मिक्स इन द विल, और विल में डिटर्मिनेशंस टू विन फॉर द राइट रीजन। मतलब 3 चीज़ें बताई गई है यहाँ पे। एक अव्वल दर्जे का दिमाग, यानी कि तेज दिमाग, क्रिस्टी मैंने जिज्ञासा, जानने की इच्छा, और विल टू विन, और एक दृढ़ इच्छा जीतने की सही रीजन के लिए। ये 3 गुण ने ही
ईवराइट हैज़ दीज क्वालिटी, ईवराइट के अंदर ये 3 क्वालिटी जो थी उसने ही उसको एक ऐसा साइंटिस्ट बनाया। यानी कि एक साइंटिस्ट बनने के लिए 3 जो उसके गुण थे, क्या कि फर्स्ट रेट माइंड, एक सही दिमाग, एक जिज्ञासा और एक दृढ़ निश्चयता। फ्रॉम द टाइम द बुक, की किताब जो आप देख रहे हो, जो इसकी माँ ने उसको दिया था, द ट्रैवल ऑफ मोनराच एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, इसी ने उसके लिए विज्ञान का दरवाजा खोला। रिचर्ड ईवराइट हैज नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक प्रेस्टीज, ईवराइट ने कभी भी अपनी वैज्ञानिक उत्कंठा को ख़त्म नहीं होने दिया। तो इस किताब से उसकी जो है वैज्ञानिक यात्रा प्रारंभ हुई थी। यहीं से उसने बटरफ्लाइज को टैग करना शुरू किया था और यहीं से उसको जो है इस पे रिसर्च करने की प्रेरणा मिली थी। और उसी प्रेरणा ने रिचर्ड ईवराइट को एक महान वैज्ञानिक के रूप में खड़ा किया। और ईवराइट जो है अपने थ्योरी ऑफ सेल्स लाइफ को पूर्ण कर पाए। तो ये सब उसकी माँ की हेल्प से, उसकी माँ ने जिस प्रकार से उसका साथ दिया, उसको एक डेवलप साइंटिस्ट के रूप में खड़ा किया, हर बात पे उसकी हेल्प की। तो ये ईवराइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्च एट हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज, देयर ही बिगिन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू रेस्ट हिज थ्योरी। अभी देखो ये हार्वर्ड मेडिकल इंस्टीट्यूट भी है, वहाँ के भी स्टूडेंट रहे और यहाँ पर भी उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट और अपने टेस्ट इस थ्योरी के ऊपर आगे भी जारी रखे। तो ये आपका चैप्टर जो है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट पूरा हुआ। इसमें आपने एक महान वैज्ञानिक ईवराइट के बारे में पढ़ा कि ईवराइट की जो क्वालिटीज़ जो थी, जो मैंने बार बार बोल रहा हूँ, क्या एक फर्स्ट रेट का माइंड, उनकी उत्सुकता, जिज्ञासा और उनका जीतने की डिटर्मिनेशन और प्रतिस्पर्धा का जो उनका वो था, तो उसने उनको एक महान वैज्ञानिक बनाया। आज आपका ये पार्ट पूरा हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर जो है आपने आज करने, इसके एक आधे लॉन्ग क्वेश्चन आपको मैं कल दूंगा।